नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं मैथ पेडागोजी का ये सेकेंड पार्ट है। और इससे पहले हम आपको एक पार्ट कंप्लीट करा चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो गणित शिक्षण शास्त्र से यहाँ पर जो बनने वाले प्रश्न हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि सीटेट की परीक्षा में यहाँ पर बार बार पूछे जा रहे हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। तो बताइएगा कि किसका प्रयोग जो है शिक्षा के साधनों के रूप में किया जाता है। हमें जो क्लास दी गई है वो यहाँ पर दी गई है दृष्टिबाधित बालकों के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है। तो किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। कक्षा कक्ष के अनुभव, अगला है प्रतीकात्मक संकेत, नेक्स्ट है गणित की संरचना और लैंगिक भेद। तो जो नहीं माना जाएगा वो नहीं माना जाएगा लैंगिक भेद। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त यहाँ पर होगा। तो बताइएगा कौन सा जो साधन है वो यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त होगा। जियो बोर्ड, मोती और माला, ग्राफ पेपर या फिर गिनतारा। तो यहाँ पर 2 दशमलव संख्याओं के योग को हमें यहाँ पर पढ़ाना है, तो इसके लिए जो सबसे उपयुक्त होगा वो होगा ग्राफ पेपर। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं। तो जो गणितीय खेल हैं और जो पहेलियाँ हैं वो किस में मदद करते हैं ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया है कि गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, बिल्कुल सही है। दूसरा है गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, ये भी ऑप्शन सही दिया है। गणित को आनंददायक बनाने में, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम खेल खेल में बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे तो आनंद की अनुभूति होगी, बिल्कुल सही है ऑप्शन। अगला पॉइंट है समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में, बच्चों को मोटिवेट भी करना होगा, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो इस हिसाब से जो ए बी सी डी है यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चारों के चारों विकल्प यहाँ पर सही दिए गए हैं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है ये आपको यहाँ पर पहचानना है। पहला दिया है कि संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत। अगला है स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, ये भी यहाँ पर सही होगा कि गलत होगा, बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ये भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है वो है कि बच्चों में सबसे पहले संख्या ज्ञान विकसित करने के लिए हमें उनको संख्याओं का ज्ञान कराना चाहिए। जैसे आप ही समझिए, जब आप छोटे थे तो सबसे पहले आपको शून्य नहीं पढ़ाया गया होगा, आपको पहले गिनती सिखाई जाती है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से पहले उसको संख्या का ज्ञान कराया जाता है, उसके बाद शून्य का परिचय दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो बताइएगा कि कौन सा सही है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इनको पढ़िएगा और इसका सही जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकल किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। तो बताइएगा कि कोई एक संख्या है उसका दशमलव निरूपण अगर हमें समझना है तो उसके पहले हमें कौन सी जानकारी होनी चाहिए।
योग की, व्यवकलन की, स्थानीय मान की या फिर गुणा की। तो ये जानकारी होनी चाहिए स्थानीय मान की। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हमने आपको क्वेश्चन भी कराया था स्थानीय मान वाला, कैसा होता है। जैसे कोई संख्या दी गई है इस तरीके से, हमने इसमें पूछा कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इकाई, दाही, सैकड़ा, यानी कि 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 500। ये सैकड़े के स्थान पर है तो 500 इसका यहाँ पर स्थानीय मान 5 का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अंकगणित की आपको बताना है कि 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन सी होती हैं। तो ये होती हैं बच्चों योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। ये 4 यहाँ पर मूलभूत संक्रियाएं होती हैं। व्यवकलन आपके लिए यहाँ पर नया शब्द लग रहा होगा। तो व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। क्या होता है बच्चों? व्यवकलन का अर्थ होता है घटाना, यानी कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ये जो है अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं होती हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम क्या है? अगर उसे संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो ये कौन सी असमर्थता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणितीय यहाँ पर असमर्थता है, यानी कि अक्षमता है। तो ये कहलाएगा आपका डिसकैलकुलिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर लेखन संबंधी असमर्थता है तो डिस्ग्राफिया है। अगर देखने में प्रॉब्लम है तो क्या हो जाएगा? दृश्य संबंधी हो जाएगी ये। पठन अक्षमता है तो डिसलेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा जो केंद्र है उसका क्या होना चाहिए। यानी कि जो प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र है वो क्या होना चाहिए। उच्चतर गणित के लिए तैयारी कराना बिल्कुल नहीं हो सकता। गणित के अमूर्त विचार जानना ये भी नहीं हो सकता। अमूर्त विचारों से प्राथमिक स्तर के बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगला है कि कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों के जो है दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो गणित है आपको इस प्रकार सिखाई जाए कि वो हम व्यवहारात्मक रूप से जो कक्षा कक्ष है उसके बाहरी जीवन से उसको हम जोड़ सकें। ये इसका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वैन हेले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं तो वे हैं क्या कहलाएंगे? तो ये कहलाएंगे स्तर 0 के अंतर्गत आएंगे ये, और इनको मानसिक चित्रण बोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और वैन हेले से संबंधित जो प्रश्न काफ़ी पूछे जा रहे हैं तो इसको भी बहुत ही जल्दी हम इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही आसान भाषा में आपको कवर कराने वाले हैं। आज शाम या कल आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो इसको देखना ना भूलिएगा। वैन हेले का बहुत ही जल्द हम वीडियो लाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा संख्या को समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। तो संख्या को समझने का जो महत्वपूर्ण पहलू नहीं है वो यहाँ पर आपको बताना है। पंक्तिबद्धता ये तो समझ का पहलू है। गणना करना ये भी समझने वाली बात है। अंक लिखना ये भी समझ का पहलू है। लेकिन जो संरक्षण करना है ये जो है महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है। तो ध्येय यहाँ पर एक शब्द आया, इसका अर्थ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो ध्येय का मतलब होता है ध्यान देने योग्य चीज़ें। यानी कि ध्येय का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो गणित की शिक्षा का जो उद्देश्य है, ध्यान देने योग्य बात है, वो क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना ही इसका मुख्य ध्येय होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। तो संकीर्ण का मतलब होता है संयुक्त। क्या होता है संकीर्ण का मतलब? संयुक्त उद्देश्य क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका उद्देश्य है संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
चलते हैं आगे। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उनके पास क्या होना चाहिए, कौन सी योग्यता होनी चाहिए, ये यहाँ पर ऑप्शन में बताया गया है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन दिया है कि गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। गणितीय विषय क्या होता है कि उसको हम इस प्रकार शिक्षा दें कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आ सके और वो उसको बाहरी जीवन से जोड़ सके। ये एक मेन उद्देश्य होना चाहिए किसी भी अध्यापिका में। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि गणित पेडागॉजी से लगभग हर बार पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा और आपने कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सही किए हैं, इसका जवाब हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और वाइनहेले का जो आपका टॉपिक है उसको बहुत ही जल्द हम कवर कराने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक भी कर दिया करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।